हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये फर्म के क्वेश्चन चल रहे हैं, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम एब्रोड ₹60। ये 60 है, ये यहाँ लिख दिया है। सेल्स बाय फर्म बी 180, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम बी 100, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए 220, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 60। यानी डोमेस्टिक सेल का मतलब है कि अपने देश में बेचा 220 का और फॉरेन कंट्री को बेचा 60 का। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी यानी 30। उसके बाद परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए 100। आंसर इसका दे रखा है 210। हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि आप क्वेश्चन करते समय ये कॉलम बना लीजिए, फर्म, सेल, कॉस्ट और वैल्यू एडेड। इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए और 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते जाइए। फर्म ए यहाँ लिख दीजिए, फर्म बी यहाँ लिख दीजिए। फर्म ए की सेल यहाँ लिखेंगे, फर्म ए की कॉस्ट यहाँ लिखेंगे। परचेज बाय फर्म ए ने परचेज करा 60। परचेज का मतलब कॉस्ट होता है, मैंने आपको कल बताया था। तो परचेज का मतलब कॉस्ट, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60। ए ने करी थी, इसने ए की कॉस्ट हुई। सेल्स बाय फर्म बी ने सेल करी 180 की, ठीक है। तो फर्म बी के कॉलम में 180 की सेल लिख दीजिए। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, अब परचेज ए फर्म कर रही है, कितना कर रही है? 100 का, ठीक है। तो 100 की परचेज़ करी ए ने, तो ए के कॉलम में लिख दीजिए परचेज़ में यानी कॉस्ट में। कॉस्ट और परचेज़ एक ही मतलब है। और फर्म बी ने ये सेल करी है, जब ए ने परचेज़ करी है तो बी ने सेल करा है इसको, तो वो सेल इसी 180 के अंदर इंक्लूड है, तो उसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल सेल दी हुई है। तो टोटल सेल का मतलब है कि बी की जो टोटल सेल है उसमें ए को जो बेचा वो भी इसमें इंक्लूड है और ए के अलावा जो बाकी की दुनिया को बेचा वो भी इसमें इंक्लूड है। दुनिया का मतलब हो गया यहाँ पर कि चाहे अपने देश में बेचा हो चाहे फॉरेन कंट्री में बेचा हो, बी को छोड़ करके किसी को भी बेचा, चाहे अपने देश में चाहे फॉरेन कंट्री में, तो वो दुनिया हो गया। आगे है डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए ने डोमेस्टिक सेल करी यानी अपने ही देश में फर्म ए ने सेल करी 220 की, तो अपने देश में सेल करी तो सेल हो गई ए के कॉलम में 220 की। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, अब फॉरेन कंट्री को भी बेचा है इसने 60 का, तो यहाँ पर ये अपने देश में बेचा, डोमेस्टिक सेल है ये, और ये फॉरेन कंट्री को सेल करी, तो दोनों अलग अलग हैं। अगर ये टोटल सेल दी होती ना हमें यहाँ पर, तो फिर इसको अलग अलग नहीं लिखते। टोटल सेल अगर दी होती तो 280 दी होती, इन दोनों का जोड़ दिया होता, तो फिर 280 यहाँ लिख देते, फिर दोबारा से एक्सपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो उसी में इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे ना दोनों चीज़ें अलग अलग है, डोमेस्टिक सेल अलग दे रखी है और एक्सपोर्ट अलग है, तो दोनों को इसने अलग अलग लिखा गया है। उसके बाद एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, अब ये तो मैंने लिख दिया 60। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से फर्म ए का, कितना? 20। तो ये जब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है क्लोजिंग स्टॉक से तो ये चेंज इन स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक जो है, अगर चेंज इन स्टॉक में ना दो चीज़ें होती हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग से या फिर ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक से। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ये कॉस्ट माना जाता है, ए का है इसलिए ए के कॉलम में। लेकिन अगले में लिखा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो फिर वो सेल वाले कॉलम में आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है ओपनिंग स्टॉक से तो सेल वाले कॉलम में लिखते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा है तो वो कॉस्ट वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो वो ओपनिंग स्टॉक का ज़्यादा होने का मतलब है कॉस्ट होना, क्लोजिंग स्टॉक का ज़्यादा होना मतलब सेल वाले कॉलम में रिवेन्यू होना। तो क्लोजिंग स्टॉक का ज़्यादा होना रिवेन्यू है और ओपनिंग स्टॉक का ज़्यादा होना कॉस्ट है। तो यहाँ पर 30 रुपीज़ जो है वो फर्म बी का है और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है इसका, तो यानी ये इसमें आएगा 30 रुपीज़ से। उसके बाद परचेज बाय फर्म बी
फ्रॉम ए। अब बी ने ख़रीदा ए से, तो बी ने ख़रीदा है तो बी की कॉस्ट है ये 100 रुपीज़ की, तो बी के कॉस्ट में लिख दीजिए। और ए की सेल है तो ए की सेल इसी के अंदर इंक्लूड है, ये 100 इसी में इंक्लूड है, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इनको टोटल करो, पहले ए का निकाल लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये आएगा 280, और इधर का टोटल करता हूँ तो ये आएगा 180, तो माइनस करके आ जाएगा 100, वैल्यू एडेड ए की आ गई। इन दोनों का जोड़ है 210 और इसका जोड़ है 100, माइनस करेंगे तो 110 यानी 110 आ जाएगा। और टोटल अगर चेक करना है हमें तो ये 210 हो गया। तो यही हमारा हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पर। ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट प्राइस पर ही होती है वैल्यू एडेड। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट एक्स। ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है एक्स के बारे में, यानी इसमें केवल एक ही फर्म है। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इस बार फैक्टर कॉस्ट पर पूछा है, तो जब भी ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे पूछे तो पहले आपको मार्केट प्राइस पर ही निकालना होगा। कॉलम बना लीजिए, फर्म सेल कॉस्ट, और ये है आपकी वैल्यू एडेड। क्वेश्चन में लिखा है सेल, तो सेल डायरेक्ट दे रखी है, ये फर्म एक्स की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्म एक्स की है। 50 रुपीज़ की सेल है, ओपनिंग स्टॉक 30 है तो ये कॉस्ट में आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 20 है, क्लोजिंग स्टॉक रिवेन्यू में आ जाता है यानी सेल में। उसके बाद परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट यानी ये कॉस्ट है, हमने परचेज़ किया है प्रोडक्ट्स को फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो परचेज़ कॉस्ट होती है। परचेज़ ऑफ मशीन, मशीन की परचेज़ इसमें नहीं आएगी क्योंकि इसमें केवल रॉ मटेरियल्स आते हैं, मशीन फिक्स एसेट्स है वो नहीं आएगी। सब्सिडी 40 रुपये, ये भी नहीं आएगी इसमें भी। तो यहाँ पर इनका टोटल हो गया 520 और इनका हो गया 330, माइनस करेंगे 190 आ गया, तो ये आपका आ गया GVAMP 190। अब आपको निकालना क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पर। तो फैक्टर कॉस्ट पर निकालने के लिए आप सामने रख दिए GVAMP, जी से जी गया, वी से भी गया, ए से गया, MP से FC पे जाना है, तो माइनस IT प्लस सब्सिडी, तो इसकी वैल्यू तो 190 आई है। और IT मीन्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, लेकिन सब्सिडी गिवन है यदि 40, तो आप इसको ऐड कर लीजिए तो 230 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फर्म वाई कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये MP पे ही पूछा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम MP पर ही कैलकुलेट करते हैं। FC में तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख दीजिए फर्म, तो फर्म इसमें केवल एक ही है Y, और ये है सेल्स कॉस्ट और ये वैल्यू एडेड। लिखा है सेल्स, तो सेल्स सीधा लिख दीजिए 300, डेप्रिसिएशन 20, इसको भी यहाँ पे नहीं लेना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 30, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी रॉ मेटेरियल खरीदा, परचेज यानी कॉस्ट। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है -10, चेंज इन स्टॉक यहाँ पे आता है -10 है, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसको, यानी माइनस है, ये माइनस फिगर। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, ये फिक्स एसेट्स है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इन दोनों को अगर प्लस माइनस करते हैं तो ये आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 290, उसमें से आप 150 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 140, यानी 140 आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप अपनी बुक के या आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है, सैम्पल पेपर है, उसमें जितने भी फर्म वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पर पर्सनली फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, 9818858685। ओके बाय।